हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आप सभी लोगों का स्वागत है और आप देख रहे हैं टेक्स्टबुक का बैंकिंग यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉक लाइव की। और मॉक लाइव में आपका चूंकि आईबीपीएस क्लैरिकल के एग्जाम बहुत करीब है, तो हम लोग आज एक लाइव मॉक टेस्ट कर रहे होंगे। मैं आपको दो तीन चीजें इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बोल दूंगा। जितने भी लोग सबसे पहले जुड़े हुए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े रहे। ओके। और दूसरी बात ये कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा मॉक कंप्लीट करना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ सवाल आपके लिए होंगे जो आपको करने के लिए मैं दूंगा। हालांकि जो क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर का रखा हुआ है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने पजल वगैरह सब कुछ चीजें देखी थी, आज भी उसी तरीके से पेपर होगा। थोड़े बहुत चेंजेस मैंने करे हैं। जो एक चेंज देखने को लग सकता है, यानी जब अल्फाबेट के सीरीज की बात आती है तो ग्रुप वाले अल्फाबेट्स जो होते हैं जिसमें वर्ड्स दिए गए होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो इंक्लूड किया हुआ है आज के सेशन में। थोड़ा सा अलग सा जो है वो जो जो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा अलग रखे। ओके। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे और आप सभी लोग लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। क्वेश्चंस वन बाय वन आपके सामने आएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम लिमिट दूंगा, यानी जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आपको समय दिया जाएगा। जैसे 30 सेकंड का टाइमर हो सकता है, या फिर टाइमर मैं आपको लगाऊंगा, बीप की आवाज आपके सामने आएगी और जो भी आपको टाइमर के मुताबिक ही आपको आंसर करना होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टाइमर के हिसाब से ही आपको आंसर करना होगा। ठीक है। सेल्फ इवेल्युएशन आपको करना है, यानी आप खुद से इसको इवेल्युएट करेंगे कि क्या कंडीशन आपकी बन रही है। ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। ये रहा पहला सवाल। ये एक सिलॉक से संबंधित प्रश्न है। स्टेटमेंट दे रखा है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का समय होगा। विद इन 30 सेकंड आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और इसका आंसर भी करना है। हियर वी गो विद द 30 सेकंड टाइमर। ओके। वेरी गुड। बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं और मैं चाहूंगा विद इन 30 सेकेंड आप लोग कोशिश करिए, क्योंकि इससे ज्यादा समय, देखिए टाइम अप हो गया है इस वाले प्रश्न के लिए। ओके, हम लोग समय रोक देते हैं। 30 सेकेंड का टाइम आपका इस प्रश्न के लिए हो गया है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे आते हैं। देखो, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के पहले मैं अपने आप को 1 मिनट हाइड कर लूँ। ओके। तो ये सवाल एक सिलॉक्स का क्वेश्चन है और सिलॉक्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके एग्जाम में है, यानी 3 to 5 क्वेश्चन हो सकता है सिलॉक्स का। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल SNRET, सभी SN क्या है, ET है, बराबर। फिर कह रहे हैं सम ETRWT, कुछ ET क्या है, वो WT है, बराबर। ओके। फिर तीसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं नो WT इज ST, कोई भी WT क्या नहीं है, ST नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट का डायग्राम बना। यहां पे पहला जो कंक्लूजन लिख रहा है, कह रहा है सम ETRSN, कुछ ET क्या है, ये ET है आपका। SN यहां पे एक बात जो आपके जहन में बराबर पड़ी रहनी चाहिए कि अगर कोई भी दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रिलेशन में है, जैसे यहां पे देखो SNET के अंदर है, ठीक है, तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो सम का कंक्लूजन, अब वो टच पूरा कर रहे हो, एक दूसरे के अंदर हो, कैसे भी करके कनेक्शन अगर है, तो वहां पे सम का कंक्लूजन हमेशा बनेगा सम ETRSN, आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। दूसरा, अब यहां पे कहता है सम SNRET, तो वो भी सही होता। सेकेंड की बात करें, दूसरे में कह रहे हैं सम ETR नॉट SN, कुछ ET जो है वो SN नहीं है। अब देखो, सॉरी, सम ETR नॉट ST, ET का कुछ हिस्सा ST नहीं, ये कंक्लूजन भी अपने आप में बिल्कुल सही है। देखो, ET का कुछ हिस्सा, अब यहां इसको कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। ET का कुछ हिस्सा किसके साथ कनेक्शन में है, WT के साथ, और ये डायरेक्ट कनेक्शन दिया गया है। WT नेगेटिव है ST के लिए, यानी ET का जो हिस्सा WT को टच करेगा, ये पर्टिकुलर रेड वाला एरिया, ये ST के लिए क्या होगा, नेगेटिव बनाएगा हमेशा। यानी ये बात कंफर्म है कि ET का कुछ हिस्सा हमेशा ST के साथ नेगेटिव रहेगा, तो सम ETR नॉट ST का कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर यहां पे मार्क करेंगे बोथ, यानी फिफ्थ ऑप्शन जो आपका कहता है बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है। इस सवाल के लिए भी मैं आपके सामने वही 30 सेकंड का टाइमर रखूंगा। विद इन 30 सेकंड आपने इसका आंसर करना है। हियर वी गो।
वेरी गुड, वेरी गुड। टाइम अप होने वाला है। ओके, चलो, जितने लोगों ने आंसर किया है, बहुत बधाई आप लोगों को। अगर आप विद इन 30 सेकेंड क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यानी सिलॉक्स के क्वेश्चन को 30 सेकेंड से ज्यादा आप नहीं दे सकते, विद इन 30 सेकेंड। सॉरी, हाँ, पहला स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू, ARRVI। अब जब ओनली के साथ अ फ्यू लगा हो तो ये दो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखो, सबसे पहले क्या है, ओनली अ फ्यू AR, किसकी तरफ से, AR के साथ VI का रिलेशन दिया हुआ है, किसकी तरफ से, AR की तरफ से। ओनली अ फ्यू ARRVI, तो ये तो पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ हिस्सा है AR का, साथ के साथ VI के लिए नेगेटिव भी होगा, लेकिन ये AR की तरफ से नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। ओनली अ फ्यू ARRVI, ठीक है। तो AR का कुछ हिस्सा VI होगा और AR का कुछ ऐसा भी हिस्सा होगा जो VI के साथ नेगेटिव रिलेशन में हो। तीसरा स्टेटमेंट है, ऑल VIRCA, सभी VI क्या है, सभी VICA है, बराबर। और अगला इंफॉर्मेशन है, सम ARRCB, कुछ AR क्या है, वो CB है। ओके, अब पहले कंक्लूजन पे आते हैं। कह रहे ऑल VI कैन बी AR। VI कहां है बच्चे, यहां पे। AR कहां पे, यहां पे। अब देखो, AR की तरफ से नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, यानी AR का ये हिस्सा नेगेटिवली कनेक्ट है VI से, तो AR पूरी तरीके से VI के अंदर जाना संभव नहीं है। लेकिन VI की तरफ से कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो VI अपने आप को कहीं जाके सिमट लेगा AR के अंदर। बस वो ये एरिया ब्लू डॉट को टच नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है, फिर भी पॉसिबल है। तो ऑल VI कैन बी AR का कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, सम ARRCA, AR कहां पे, यहां पे, CA कहां पे, यहां पे। अब AR CA के साथ दिख रहा होगा, जैसे ही CA VI को कवर करेगा, ये वाला सर्कल बाहर वाला, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली AR को भी टच कर रहा होगा, तो सम ARRCA का कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ फॉलोज यहां पे भी आएगा। राइट आंसर फिफ्थ ऑप्शन। जितने लोगों ने 5 आंसर किया है, कृष्ण मंडल जी, वेरी गुड। ओके, चलो अगला सवाल। हाँ, नेहा जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिए भी आपके पास होंगे टाइम, 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो गया। सम MORCT, दूसरा कह रहे हैं नो CT इज DG, एलोन DG इज RT, अकेला DG RT है। क्या मतलब है इसका, अब आपके समझ में आ रहा होगा। एलोन DG इज RT का क्या मतलब है। एलोन कहने का मतलब होता है ओनली, अकेला, यही, केवल यही, ऐसा बोलना, ठीक है ना। तो पहला देखो, सम MORCT, कुछ MO क्या है, वो CT है, कुछ MO क्या है, CT है। दूसरा कह रहे हैं नो CT इज DG, कोई भी CT क्या नहीं है, DG नहीं है, बराबर। फिर कह रहे हैं एलोन DG इज RT, केवल DG क्या है, RT है। अब बात यह आती है कि इसको ऑल बनाए, सम बनाए, बहुत जनरल इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। कह रहे अकेला DG जो है वो RT है, यानी कोई और एलिमेंट RT के साथ कनेक्शन में नहीं है। लेकिन अब वो कितना एरिया कवर करता है ये अपने लोगों को नहीं मालूम। पहला कंक्लूजन, सम MO बीइंग DG इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कुछ MO के DG होने के, तो बिल्कुल सही है। देखो, अकेला DG RT है, ये कह रहा है केवल DG ही RT को टच कर सकता है, ये वाली बात, बाकी कोई RT को टच नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। तो सम MO बीइंग DG इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ MO के DG को बिल्कुल टच कर सकता है। MO का ये सारा एरिया बिल्कुल फ्री है, ये एरिया MO का जो CT के साथ कनेक्शन में है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा DG के लिए, लेकिन बाकी एरिया कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन बना सकता है। और ये कह रहे हैं सम MO बीइंग DG इज अ पॉसिबिलिटी, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं ऑल MO बीइंग DG इज अ पॉसिबिलिटी, सभी MO को DG के अंदर क्या रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि MO का ये एरिया आपको पता है जो CT के साथ कनेक्ट है वो नेगेटिव रहेगा DG के लिए, तो ऑल MO बीइंग DG कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपने इसको गलत मार्क कर दिया, केवल पहला सही हो जाएगा। जितने लोग पहला कह रहे थे बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगले सवाल पे आते हैं।
इस प्रश्न के लिए भी आपके पास 30 सेकेंड का टाइम होगा। विद इन 30 सेकेंड आपका टाइम स्टार्ट हो गया अभी। विद इन 30 सेकेंड आपको उसको बनाना है और उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना है। इतना ही तेज रखना है, अगर इतनी तेज रखोगे तो ही आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। स्पीड बहुत मैटर करती है प्रीलिम्स में, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ सभी लोगों को, ठीक है। तो अल्टीमेट थिंग जो है वो है स्पीड। अगर आपकी स्पीड सही है तो आप बढ़िया परफॉर्म करोगे, अगर स्पीड में गड़बड़ी है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक, ओके। चलो टाइम अप हो गया इस वाले प्रश्न के लिए, समय खत्म हो गया है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और देखेंगे क्या इसमें बन सकता है, बराबर। ओके, पहला क्या लिखा हुआ है, ओनली अ फ्यू जब भी लिखा रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो कह रहे सम ARRVI है ना। ओनली अ फ्यू लिखा है तो सम और सम नॉट दोनों बनाओगे। AR की तरफ से सम बनाया और AR की तरफ से हम सम नॉट भी बनाएंगे, तो सम AR नॉट VI ऐसा। फिर कह रहे ऑल VIRCA, सभी VI क्या है वो CA के साथ रिलेशन में। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। सम ARRCB, कुछ AR क्या है CB है, बराबर। पहला कंक्लूजन देखो, कह रहे ऑल AR कैन बी VI, क्या सभी AR VI हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि AR का ये हिस्सा जो नेगेटिव है, मैं इसको रेड से कनेक्ट करके दिखा रहा हूं, ये देखो AR का चूंकि ओनली अ फ्यू बोला गया था तो ये हिस्सा कभी भी पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ऑल AR कैन बी VI का कंक्लूजन हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा हमेशा नेगेटिव रहेगा। और ऑल का मतलब होता है कंप्लीट पॉजिटिव, जो कि संभव होने वाला नहीं है। दूसरा, सम CBRCA, कुछ CB क्या है CA है। आप बताओ CA यहाँ पे CB यहाँ पे कोई लिंक नहीं दिख रहा है आपको। जब कोई लिंक ना हो तो कोई कंफर्म कंक्लूजन हम नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी कोई भी दे दो सही मार्क कर देंगे, लेकिन ये कंफर्मेशन वाला कंक्लूजन तो हम इसको गलत मार्क करेंगे, बराबर है। तो नीदर 1 nor 2 फॉलोज, राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4। तो जितने लोगों ने ये आंसर किया है वो लोग बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। हाँ, सम MORCT, मैं इसके लिए बोल दे रहा हूं आपको, टाइमर दे दिया है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। Okay, so let's see how many of you have done right answer. Very good. So चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या बन सकता है, इसमें क्या चीज है। हाँ, 30 सेकंड के भीतर अगर बन रहा है तो बहुत बढ़िया है। कह रहे सम MORCT, कुछ MO क्या है CT है। फिर कह रहे नो CT इज DG, कोई भी CT क्या नहीं है DG नहीं है। एलोन DG इज RT, ठीक है, केवल DG क्या है RT है, RT और कोई नहीं हो सकता। कह रहे फ्यू MOR नॉट DG, कुछ MO DG नहीं है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, MO का जो हिस्सा CT के साथ कनेक्ट है, चूंकि CT नेगेटिव है DG के लिए, तो MO का ये हिस्सा DG के लिए नेगेटिव रहेगा। तो सम MOR नॉट DG या फ्यू MOR नॉट, फ्यू का मतलब यहाँ पे समी काउंट करना है आपको, ठीक है। तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरा, ऑल RT बीइंग CT इज अ पॉसिबिलिटी, सभी RT के CT होने की नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। आपने कहा दूसरा वाला गलत, या क्योंकि बोला गया था एलोन DG इज RT, केवल DG ही RT होगा और कोई RT नहीं बनाएगा। तो केवल पहला वाला कंक्लूजन सही होगा, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। सिलॉक्स में अगर बेहतर परफॉर्मेंस रही है, कितने ऐसे लोग हैं जिनका 5 out of 5 है? ओके, सारे के सारे क्वेश्चन सही बनाए। जिन लोगों ने सभी क्वेश्चन सही बनाए हैं आप लोगों के लिए तालियां। ओके, अगले पार्ट पे आ गए। अब देखो, एक तो अल्फाबेट की सीरीज वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसके पहले जो सेशंस हम लोगों ने करे हैं उसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम लोगों ने देखी है, बट यहाँ पे जो हम लोगों को करना है, जैसे UCA, DID, NOT, NUS, CEN, TUN, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक।
ऐसे बिल्कुल बन सकते हैं। और ये अल्फाबेट ग्रुपिंग, और ये प्रीवियस अगर पेपर में देखोगे तो ऐसे सवाल अक्सर पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। चलो, तो ऐसे हर एक प्रश्न के लिए, और ये मैं करवा भी चुका हूं, तो ऐसे हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम होगा। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकंड का समय, और टाइमर आपका मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। आपको बीप जब सुनाई दे जाए तो समझना 30 सेकंड कंप्लीट हो गया, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, टाइम अप हो गया। वेरी गुड, टाइम अप। 30 सेकंड के भीतर कितने लोगों ने आंसर दिया? क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन। अब देखो, ये टाइम किलर होते हैं क्वेश्चन, ये टाइम किलर क्वेश्चन होते हैं, यानी ये आपको ट्रैप में डालने की कोशिश करेंगे कि आपका समय बर्बाद कर सके और आपको मेरिट लिस्ट में पीछे की तरफ ढकेल सके, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ उसी काम के लिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट। बाएं से तीसरा वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा है? एन है। एंड सेकेंड लेटर ऑफ सिक्स वर्ड फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। छठा लेटर कौन सा होगा? छठा वर्ड बाएं से ये होगा। और इसका कौन सा कह रहे हैं? सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर इसका बोल रहा है, दैट इज यू। तो आपको एन और यू के बीच में देखना है। एन का होता है 14, यू का होता है 21। वैसे गिनने जाओगे बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो 14 और 6 20 और 1 21, सातवां ये है, यानी यहां इनके बीच में कितने आएंगे? 6 आएंगे। तो इनके मध्य में कितने हो जाएंगे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए टाइमर दे रहा हूं मैं। तीस सेकेंड का टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। विद इन 30 सेकेंड आंसर करने हैं सभी लोगों ने। क्या कह रहे हैं? इफ ऑल वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच वर्ड विल बी थर्ड फ्रॉम राइट। यानी ओके, टाइम अप हो गया। देखो, ये प्रश्न में कतई कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको। ये तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा वो आपको बताना है। अगर इनको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज किया जाए, तो डिक्शनरी के हिसाब से अगर आप अरेंज करोगे तो सबसे जो आपका बड़ा कौन सा दिख रहा है, जो यू है, ये बिल्कुल आखिरी में ये स्टार्ट होने वाला आएगा। फिर आपके ये TUN और TEN, ये आगे के दो ये बनेंगे यहां पे और यहां पे, क्योंकि टी से स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा अल्फाबेट है, तो ये दोनों में से ही कोई आपका राइट से तीसरा बताना है, यानी ये वाली जगह का बताना। आप इन दोनों में टी के बाद ई है, इसमें टी के बाद यू है, तो ये बड़ा वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाद में TUN यहां पे आपको मिलेगा और TEN इस जगह पे मिलेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? TEN, जो कि आपके सेकंड विकल्प में दिया हुआ है, दैट विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड, जितने लोगों ने ये आंसर किया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। ओके, अगेन इस वाले क्वेश्चन के लिए भी आपके सामने जो टाइम होगा वो 30 सेकंड का टाइमर होगा। लेट्स स्टार्ट। 30 सेकंड के भीतर आपने इसका आंसर करना है। ओके, टाइम अप हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने विद इन टाइम आंसर किए, क्या है आपका आंसर? क्या क्वेश्चन में दे रखा है? देखो, कह रहे इफ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड इज इंटरचेंज, पहला और तीसरा इंटरचेंज करें, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन विल बी फॉर्म। कितने ऐसे होंगे जो मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे? अब आप ए से स्टार्ट करोगे, ACU कुछ नहीं होता है ना। DID, ये दोनों पहला तीसरा इंटरचेंज करोगे, DID बनाएगा जो एक वर्ड बनाएगा। ये देखो NOT लिखा हुआ है, TON टन हो जाएगा, ये भी आप इसको वर्ड के रूप में काउंट कर सकते हो। SUN सन हो जाएगा,
NET नेट हो जाएगा एंड NUT नट हो जाएगा। तो कितने ऐसे मिले, ये भी मीनिंगफुल, ये भी और ये भी, और ये आपको ऑलरेडी दे रहा है। तो 5 ऐसे मिलके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। बराबर। अगला प्रश्न आपके सामने, चलो ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं आपको टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं 30 सेकंड का। वेरी गुड, टाइम अप, डन। चलो, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा था आपसे, देखो इसमें कह रहा है इफ द सेकेंड एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, दूसरा तीसरा इंटरचेंज करो। अब यहीं पे समय बर्बाद करेगा आपका, देखना। एंड देन ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर कन्वर्टेड टू द नेक्स्ट लेटर, सभी कॉन्सोनेंट को अगले लेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। हाउ मेनी सच वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड विच हैव एटलीस्ट 2 वॉवेल्स, ऐसे कितने होंगे जिनमें 2 वॉवेल होंगे। अब देखो यहां पे कुछ अननेसेसरी वर्क आपसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं इफ द सेकेंड एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड, हर शब्द का दूसरा तीसरा इंटर। भाई जब आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट को चेंज ही कराना है नेक्स्ट लेटर से, कह रहे कॉन्सोनेंट आर कन्वर्टेड टू द नेक्स्ट लेटर, तो क्या फायदा है इसको इंटरचेंज कराने का दूसरे तीसरे को, कोई मतलब नहीं है उसका। आप सिर्फ ये पकड़ो कॉन्सोनेंट, जितने कॉन्सोनेंट है उसको नेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। सी है तो ये डी हो जाएगा। अच्छा इसमें ऑलरेडी 2 वॉवेल है, 2 वॉवेल है तो ये मिनिमम इसमें पूछा था हाउ मेनी एटलीस्ट 2 वॉवेल किसमें ऐसे होंगे, कितने ऐसे वर्ड होंगे, तो यूसीए में तो मिल ही जाएगा। यहां पे डी लिखा हुआ है, डी के बाद दोनों ही कन्वर्ट होंगे, नेक्स्ट लेटर में कॉन्सोनेंट है, ई बनाएगा तो ये भी आपको मिल जाएगा 3 वॉवेल। यहाँ पे एन के बाद अगला ओ हो जाएगा और टी के बाद अगला क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यानी ये भी यहाँ पे भी 3 वॉवेल मिल जाएंगे आपको। एन के बाद ओ मिलेगा, यहाँ पे एस के बाद टी मिलेगा। चलो यहाँ पे ओ मिल गया एन के बाद, और यू ऑलरेडी, ये 2 वॉवेल यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखो TEN लिखा हुआ है, टी के बाद अगला लेटर होगा यू और एन के बाद होगा, यहाँ पे 3 वॉवेल मिल जाएंगे। फिर TUN लिखा हुआ है, टी के बाद यू बनाएगा और एन के बाद ओ बनाएगा, यहाँ पे भी 3 वॉवेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सभी में नंबर ऑफ वॉवेल्स मोर देन 2 दिख रहे हैं, एटलीस्ट 2 दिख रहे हैं, यानी कम से कम 2 तो है ही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे यानी 6 के 6 वर्ड्स में ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पे। ये एक बढ़िया सवाल है और इस प्रश्न के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, यानी इसके लिए आपके पास टोटल होंगे 1.5 मिनट्स टू सॉल्व दिस। ठीक है, 1.5 मिनट का टाइम होगा आपके पास। वेट, हाँ, और टाइमर आपका स्टार्ट होता है अभी से। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन ये दोनों मिल सकता है, या तो दोनों मिलेगा तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे दोनों मिला के। हाँ, और अगर आप ये दोनों मिला के आप ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन से 5 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, बराबर है। और फिर एक अगर अगर ये एक एक करके हुआ तो 2 से 3 सवाल एक टॉपिक से मिल जाएंगे। ऐसा भी होता है कई बार ब्लड रिलेशन दे देगा, डायरेक्शन नहीं देगा। चलो आपका टाइमर मैं स्टार्ट करता हूं अभी से। सभी लोग उसका आंसर करने की कोशिश, पहले तो उसको बना लो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे।
ओके सो टाइम, अब बहुत सारे लोग पहले से ही बोल रहे हैं डन हो गया है, वेरी गुड। चलो टाइम अप हो गया और अब इस क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, बराबर। ओके सो आपका समय समाप्त हो गया है 1.5 मिनट का। 1.5 मिनट में आप लोगों ने, मैं उम्मीद कर रहा हूं, बना लिया होगा। ओके लेट्स गो फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज, देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली। एक फैमिली ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने अगर बनाया होगा, हालांकि थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट करने वाला है, लेकिन फिर भी आप इसको आराम से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ इज यू रिलेटेड टू टी। यू जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, यू का टी से क्या संबंध है या किस प्रकार संबंधित है। वेरी गुड। कौन सा इसमें से आएगा, मैटरनल आंट या पैटर्नल आंट। यस, थर्ड वन, मैटरनल आंट इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हाउ इज एस रिलेटेड टू द मदर ऑफ वी। एस जो है वो वी की मदर से किस प्रकार संबंधित है। ओके सो यहां एक बहुत बढ़िया सा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाउ इज एस रिलेटेड टू वी बोला है तो एस का जेंडर क्लियर होना जरूरी होता है, ठीक है। और कह रहे हाउ इज एस रिलेटेड टू वी, यानी एस जो है वो वी से किस प्रकार संबंधित है। अगर एस का जेंडर मालूम होगा तो भी। अब आप इसको पूरा बनाओगे, अभी मैं जो कि बना के आपको दिखाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे एस का जेंडर, अगर आपने बनाया होगा तो आपको पता ही होगा एस का जो जेंडर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो क्लियर नहीं हो रहा है तो और लेकिन वो 2 पीढ़ी के गैप पे है, यानी ये बनेगा एस या तो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर। तो राइट आंसर ये दोनों में से कोई होना चाहिए, क्योंकि विकल्प 2 में दिया हुआ इधर 3 और 5, बराबर है, तो ये आपका आंसर बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए, हाउ इज पीज फादर रिलेटेड टू एस। पी के जो पिताजी है वो एस से कैसे संबंधित है। पी के जो पिताजी है वो एस से कैसे संबंधित है। सिंपल है, मुझे लग रहा है आप आराम से इसका आंसर कर ले जाओगे, किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है अगर आपने बना लिया है सही तरीके से। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बनाने में दिक्कत होती है, खैर ये थर्ड ऑप्शन, आर विल बी द ग्रैंड फादर ऑफ एस, क्योंकि क्यू जो है वो ग्रैंड मदर होगी और आर ग्रैंड फादर होगा, बराबर है। चलो वापस चलते हैं इस क्वेश्चन पे और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहे देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली, पी क्यू आर एस टी यू वी, which consists of 3 generation. There is only one married couple in the family. The least number of person in the family is only in third generation. यानी तीसरी जनरेशन में सबसे कम संख्या है लोगों की, ठीक है। तो तीसरी जनरेशन का यहां मतलब ये है कि सबसे लोअर जनरेशन है ना, या फिर आप यंगर जनरेशन कह सकते हो जिसको, ठीक है। चलो बनाते, जो पॉइंट हाईलाइटेड है यहां पे जो नोट करने वाला है कि एक मैरिड कपल को ही रिप्रेजेंट करना है, यानी कपल मतलब ये नहीं है कि किसी और की शादी नहीं हो, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जो बंदा है, जैसे एक मेल रिप्रेजेंट किया गया, उसका बच्चा भी हो सकता है उसके पार्टनर के बारे में जिक्र ना किया गया, तो मैरिड कपल एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पूरा कपल जो दर्शाया गया वो एक आपको देखने में मिलेगा। चलो पहला इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, ओके, पी इज द ओनली सन ऑफ क्यू, क्यू का इकलौता सन, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसका कोई और, क्यू का कोई और लड़का नहीं हो सकता है। हाँ लड़कियां जरूर हो सकती हैं, तो P इज द ओनली सन ऑफ Q। अब आगे क्या कह रहे हैं, हु हैज 3 चिल्ड्रन, यानी Q के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे, तो Q का एक दूसरा बच्चा, एक तो ये P खुद हो गया, एक बच्चा और एक और यहां पे आप काउंट कर सकते हैं। अब जैसा यहां पे बोला गया था P इज द ओनली सन ऑफ Q, तो P अगर मेल है तो इसके बाकी दोनों बच्चे निश्चित तौर से फीमेल ही बनेंगे, क्योंकि इकलौता सन उसके पास है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, U इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ R, U जो है वो R की सिस्टर इन लॉ है। अब सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, R, ठीक है, बीच में मैरिड रिलेशन आएगा कुछ और U यहां पे हो सकता है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। अब देखो यहां पे कोई बंदा आएगा या फिर यहां पे कोई बंदा, कोई भी हो सकता है। U इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ R, यानी मैरिड रिलेशन के आर पार जाना पड़ेगा और वहां से आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन अभी डाइसी है तो उसको अभी छोड़ के रखते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यूज सिस्टर इन लॉ ऑफ आर।
आगे यहाँ पे लिखा हुआ हु इज फादर ऑफ वी। अब आर के लिए कह रहे हैं वो वी का पिता है। आर इज द फादर ऑफ वी, किसका फादर है? वी का पिता। यानी जो मैरिड बंदा है वो आर ही है। तो आर की शादी किसी से आपने एज्यूम करनी है, आर की शादी किसी से एज्यूम करनी है, और उसकी जो बहन होगी वो कौन हो जाएगी? यू। तो उस कंडीशन में यू विल बी द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। ठीक है, हु इज फादर ऑफ वी, आर के लिए कह रहे हैं आर वी का पिता है। अब टी इज द पैटर्नल आंट ऑफ एस, टी जो है वो पैटर्नल आंट है एस की। अब टी अगर पैटर्नल है तो उसका मतलब थर्ड जनरेशन की बात हो रही है। तो पैटर्नल आंट का क्या मतलब होता है? पैटर्नल आंट, टी इज, अच्छा नहीं, ये पैटर्नल आंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टी इज पैटर्नल आंट ऑफ एस, यानी एक जनरेशन आपकी बात करें। वी इज नॉट द मदर ऑफ एस। अभी कहां ये सारी चीजें सेट करें कि हमारी पूरी कहानी सेट हो जाए। आप देखो, आर की शादी आपको किसी को कराना है, क्यू का भी मैरिड, चूंकि उसका एक बच्चा, 3 बच्चों का जिक्र किया गया, तो अगर आप आर को इस जगह पे रख दो और आर उस कंडीशन में मेल हो जाएगा, वो कंफर्म है, तो क्यू फीमेल हो जाएगा, और क्यू की बहन फिर बनेगी यू, क्योंकि आपको पता है कि यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर दिया गया था। तो उस कंडीशन में आपको यू यहाँ पे, अब ये एजम्पशन पे ही आधारित है, आपको यहाँ पे लगा के चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे यू को आपने फीमेल बनाया, आर मेल हो गया निश्चित तौर से, क्यू फीमेल हो जाएगी। अब इनके 2 बच्चे, देखो ये कह रहा है आर इज द फादर ऑफ वी, आर वी का पिता है, तो क्यू उसकी माता हो जाएगी। यानी आर और क्यू के जो बच्चे हैं, एक तो पी हो गया, दूसरा बच्चा कंफर्म रूप से वी ही बनेगा, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ था, देखो टी इज द पैटर्नल आंट ऑफ एस, एस की पैटर्नल आंट कौन है? टी है। यानी एस की शादी हुई, सॉरी, इन तीनों में से जो है तीसरा बच्चा आप टी को काउंट कर सकते हो। और एस को अगर आप यहां पे रख दो तो एस के पापा का की जो बहन होगी वो टी हो जाएगी वैसी कंडीशन में, और पैटर्नल आंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक और, हमने पी के साथ ही शादी क्यों कराई? क्योंकि यहाँ पे कहता है वी इज नॉट द मदर ऑफ एस, वी जो है वो मदर नहीं है एस की, यानी वी इसके पेरेंट नहीं है एस के, तो पी ही पेरेंट बनाना है फिर उस कंडीशन में, क्योंकि टी तो वैसे भी उनको पैटर्नल आंट बोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर P बनेगा और इस जगह पे S बनेगा। ये आपका दृश्य पूरा जो बनना चाहिए वो बनेगा, और इसके बाद आप इन क्वेश्चन का आंसर आराम से कर ले जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड, आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास जो समय होगा वो 1 मिनट का होगा। वेट, हाँ 1 मिनट का टाइम आपके पास है। बन गया? ओके, सो अभी टाइम अप हो गया है आपका। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, स्टॉप। चलो, क्या कह रहे हैं? पॉइंट जे इज 16 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट के। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ चलो, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वेट 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 वेट, ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट के। टी जो है वो के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है? इन विच डायरेक्शन पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट के। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इन विच डायरेक्शन एट व्हाट एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर। पी जो है वो आर के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पर और किस दिशा में, ये बताने हैं सभी लोग को। चलो बताओ फटाफट। इन विच डायरेक्शन एंड व्हाट डिस्टेंस इज पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट आर। अगर बना लिया होगा तो आराम से निकल जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। वेरी गुड।
नेक्स्ट ये रहा, क्या कह रहे हैं इसमें आपसे कह रहे हैं पॉइंट जे इज 16 मीटर टू नॉर्थ ऑफ पॉइंट के, एक और ऐड कर दिया गया है कि पॉइंट पी इज 4, ओके, इफ एच इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड जे। ओके, एच और जे के मध्य की दूरी आपको बतानी है। चलो वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने बना लिए। अब इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है, लेकिन आप समझ के चलो कि आपके एग्जाम में अब ये वाले पॉइंट से यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 से 3 सवाल मिल सकते हैं। 2 क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन बनते हैं और ऐसा ही कुछ सवाल देखने को मिलेगा। क्या पहले लिखा हुआ है, 1 मिनट, हाँ, पहला इंफॉर्मेशन क्या है, पॉइंट जे इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ के। तो के नॉर्थ में आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज पॉइंट जे, और डिस्टेंस कितनी लिखी हुई है, 16 मीटर की डिस्टेंस लिखी हुई है। फिर कह रहे हैं पॉइंट पी इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जे, जे से वेस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी है। आपने पॉइंट पी यहां पे बना दिया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लिखा हो पॉइंट टी इज 24 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। पी के नॉर्थ में, अब ये थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, एक काम करते हैं, के को यहां बनाते हैं। के से 16 मीटर की डिस्टेंस पे कौन सा है, जे है ना, 16 मीटर, और जे से 4 मीटर की डिस्टेंस पे यहां पे आपका पी पॉइंट। क्या कह रहे हैं, पॉइंट टी इज 24 मीटर नॉर्थ ऑफ पी। पी से नॉर्थ में 25 या 24 मीटर ऊपर 24 मीटर। यहां पे कौन सा पॉइंट है, टी, बराबर। फिर कह रहे हैं पॉइंट आर इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। टी के ईस्ट में 10 मीटर की दूरी पर पॉइंट आर है, ईस्ट में 10 मीटर, तो 4 + 6 वाला हिसाब बनेगा, ठीक है। तो 10 मीटर पे यहां पे कौन बन रहा है, आर। चलो अब इससे रिलेटेड पहला सवाल, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू के रिस्पेक्ट में, यानी यहां से देखने पर आपको कौन सा पॉइंट पूछ रहा है, टी के लिए पूछ रहा है। टी यहां से कहां दिखेगा, आप यहां पे कंपास ड्रॉ कर दीजिए। देखिए इस जगह पे आप कंपास ड्रॉ करिए के पे, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो और ये लाइन यहां से टी से मिलाइए, तो ये किसके बीच में दिख रही है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में दिखेगी। तो यानी आपका आंसर क्या बनना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट बनना चाहिए, जो कि आपके तीसरे विकल्प में दिया गया है। अगला देखिए, इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस इज पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू आर। आर से पी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो आप यहां पे कंपास बनाओगे, आर से पी देखना है, यानी यहां पे खड़े होगे आपको पी को देखना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो है आपका 10 मीटर, और ये नीचे वाला कितना है, 24 है। ये आपको यहां से निकालना है, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए 10 है, 24 है। मैंने एक बताया था रेशियो निकालने का तरीका ऐसे प्रश्न में। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक तो तरीका ये आपका कि पाइथागोरस इस्तेमाल करो और फिर आंसर कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करो, जो ट्रिपलेट्स की मदद करते हैं। तो 2 पंजे 10 और 2 12 12, ठीक है। रेशियो इसका 5 12 बनेगा। अगर कोई दो साइड किसी परफेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल का 5 और 12 के रेशियो में है, तो नेक्स्ट रेशियो बनता है 13 का। 5 का 2 गुना 10, 12 का 2 गुना 24, 13 का 2 गुना कितना होगा, 26, ठीक है। अब आर से देख लो किस दिशा में दिख रहा है, साउथ वेस्ट, 26 मीटर साउथ वेस्ट, ठीक है। 26 मीटर 26 मीटर साउथ वेस्ट, जो कि तीसरे विकल्प में दिया हुआ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन जिसमें हाइपोथेटिकली थोड़ा सा ऐड कर दिया गया था, एच जो है वो 12 मीटर, तो फिर से वही निकाल लोगे, इसमें थोड़ी सीधे डिस्टेंस और रूट में वैल्यू आनी है, वो आप चेक कर लेना उसको, ठीक है। ओके, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन, यानी जो इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन भी आपके 2-3 सवाल बनेगा। अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। 2 से 5 क्वेश्चन तक बनने के चांसेस है इनइक्वालिटी के, तो उसके लिए भी रेडी रहना। यहाँ पे इनइक्वालिटी में अलग अलग स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब इन प्रश्नों के लिए आपके पास होगा 30 सेकंड का टाइम, हर एक प्रश्न के लिए 30 सेकंड का टाइम होगा। विद इन 30 सेकंड आपने आंसर करना है। चलो भाई,
चलो 30 सेकेंड का टाइम आपका खत्म हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। 30 सेकेंड्स फिनिश। 4 और 5 को कंपेयर करना है। 4 कहां पे दिया हुआ है, इस जगह पे, और 5 कहां है, यहां पे। आप देखो 4 और 5 के बीच में सिंबल्स कैसे हैं, उल्टे। मैंने आपको बताया था अगर इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, ऐसे या फिर ऐसे, तो कोई भी कंक्लूजन दिया गया हो फौरन से उसको गलत मार्क कर देना, ठीक। फिर 2 एंड 18 को देखेंगे। अब 2 से 18 को आपको लिंक करना है। 18 कहां पे दिया हुआ है, इस जगह पे दिया हुआ है, डायरेक्टली दे रखा है इसी स्टेटमेंट में। 2 और 18 को देखेंगे, अगेन इनके बीच में देखो इनइक्वालिटी सिंबल्स रिवर्स ऑर्डर में है। जैसे रिवर्स ऑर्डर हो समझ जाओ 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, बड़े, छोटे और बराबर की, ठीक है। और यहां पे देखो सभी उल्टे ऑर्डर में, तो आपने कहा बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट है, इसको देखेंगे। अब 30 सेकंड का मैं टाइम फिर से दे रहा हूं, विद इन 30 सेकंड आपने आंसर मार्क करने हैं। स्टार्ट। वेरी गुड, टाइम अप। चलो अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें वो मुश्किल हालांकि नहीं है, आराम से आप बना ले जाओगे। 30 सेकंड में ज्यादा ही दे रहा हूं इनफैक्ट। हाँ देखो, एफ और आर को कंपेयर करना है। एफ कहां पे है, इस जगह पे। अब एफ लेस देन पी लिखा हुआ है और पी से आपने आर पे जाना है। पी से आर में ही मसला देखो उल्टा है, यहां पे उल्टे साइंस रखे हुए हैं। तो पी और एफ बाद में चेक कर लेंगे, पहले तो देखो पी से आर के बीच में ही उल्टा मामला देख रहे हैं, तो आपने कहा जो भी कंक्लूजन लिखा होगा गलत हो जाएगा। फिर अगला देखो, एन और एफ के लिए लिखा हुआ है। एन कहां पे, यहां पे है, और एफ इस वाले में लिखा हुआ है। यहां पी के साथ एफ को लगा दीजिए, पी ग्रेटर देन एफ, ऐसे एज्यूम करिए। तो एन इक्वल के ग्रेटर इक्वल एल ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन एफ। अब यहां पे सभी इक्वलिटी सिंबल्स एक ही ऑर्डर में, और देखो यहां पे एक सिंगल साइन भी रखा हुआ है। सिंगल साइन रखा हो तो कंक्लूजन में पहली बात चेक करेंगे ऑर्डर। यहां से देखो एन से लेकर एफ तक सभी सिंबल एक ही क्रम में दिख रहे होंगे आपको, एक ही क्रम में। और जब इनइक्वालिटी सिंबल एक ही ऑर्डर में हो तो समझ जाओ कि सब कुछ सही है, आप कंक्लूजन के लिए जा सकते हैं। कंक्लूजन में आपको ध्यान रखना है, यहां पे एक सिंगल साइन रखा हो तो कंक्लूजन में सिंगल ही आना चाहिए। यहां पे वही सिंगल दिया हुआ, वो सिंगल एन को बड़ा बता रहे, कंक्लूजन में वही दिया, पहला दूसरा कंक्लूजन सही हो गया। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 2 बनेगा। अगला सवाल ये रहा। ये प्रश्न देखेंगे सभी लोग, 30 सेकेंड में दे रहा हूं उसके लिए। विद इन 30 सेकेंड आप लोगों ने आंसर मार्क करने हैं। चलो टाइम अप हो गया है, वेरी गुड। हाँ जी, तो पहले देखेंगे यहां पे u से d को कंपेयर करना है ना। u से d को कंपेयर करना है। u यहां पे रखा हुआ है, d इसमें यहां पे देखने को मिल रहा है, तो u से k चले जाओ। अच्छा k और d बराबर है तो k की जगह पे d काउंट कर सकते हो। आप बोल दोगे ओके u इज ग्रेटर देन d हो गया, बिल्कुल सही है, पहले वाले में वही दिया हुआ है। d और m को कंपेयर करोगे तो d और k बराबर है, तो k की जगह पे d काउंट कर लो, और फिर d और m को यहां से आप चेक कर लो। इनके बीच में सिंबल आपको उल्टे दिखाई देंगे। सिंबल उल्टा होने का मतलब जो भी कंक्लूजन लिखा हुआ है उसको गलत मार्क कर रहे हैं आपने। बराबर है तो पहला वाला केवल सही है, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलो खैर, एक बहुत बढ़िया। इवन मैं इस प्रश्न को बोलूंगा कि ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, यानी कंपैरेटिवली जो क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। बट एक अच्छा सवाल है, ये रखने के पीछे उद्देश्य यही था, ऑर्डर से रिलेटेड एक पजल मिल सकती है एंड नोबडी नोज कि वो पजल थोड़ी सी मुश्किल कर दे।
ये बहुत बढ़िया सवाल है और इसका जो लेवल है क्वेश्चन का मैं उसको बोलूंगा 3 आउट ऑफ 5। ये प्रीलिम्स के हिसाब से है ना, हालांकि पीओ प्रीलिम्स के लेवल का भी क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसको जरूर करिएगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। हाँ, इसको जरूर सॉल्व करिएगा और इससे रिलेटेड आपके 5 सवाल, ठीक है, 3 से 5 सवाल बनते हैं, तो ध्यान रखना 3 to 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगले सेशन में जब मिलेंगे तो इसका डिस्कशन हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, ये इसका तीसरा सवाल है, ये इससे रिलेटेड 4th क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड 5वां सवाल है। ओके, तो ये कर लेना। और इसका जो जो आपको पीडीएफ चाहिए, अगर क्वेश्चंस की पीडीएफ तो टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे मिल जाती है, जितने भी सेशंस होते हैं उनके पीडीएफ्स आपको वहीं पे मिलते हैं और लिंक्स भी डेली मिल जाते हैं आपको, सभी सेशन के पीडीएफ, क्विजेज और पोल्स भी होते हैं। तो टेक्स्ट बुक का बैंकिंग चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, या वहाँ पे जाके जो है वो अपने आप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो टेलीग्राम चैनल, बराबर है। तो आज के लिए बस इतना ही था। और देखिए हमारी अनअवेलेबिलिटी रही है, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन फिर वापस हम लोग मिलेंगे फिर लाइव सेशन में। ओके, सो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, ऑफिसर बन जाइए। अलविदा, अगले सेशन में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन बिफोर यू लीव। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू।